13.8 बिलियन ईयर्स से लेकर आज तक ये पूरी दुनिया 1 घंटा है। तो याद रखना कि सिर्फ 3 मिनट का इतिहास इंसानों का है, बाकी 57 मिनट में ये दुनिया खुद बन रही है। और 3 मिनट, लास्ट के 3 मिनट में हम बने हैं। ना दुनिया है, ना स्पेस है, ना सोलर सिस्टम है, ना चांद है, ना तारे हैं, ना पृथ्वी है, ना ही ह्यूमंस हैं। दुनिया में कुछ भी नहीं है, देयर इज़ नथिंग। उसके बाद क्या होता है, एक पॉइंट, सिंगुलैरिटी का एक पॉइंट होता है। वो पॉइंट धीरे धीरे एक्सपैंड करना शुरू करता है और एक्सपेंशन के बाद विदिन 3 मिनट्स कुछ मैटर फॉर्म होता है, एटम्स फॉर्म होते हैं। उसके बाद पिक्चर में आती है ग्रेविटी, जो बिखरे हुए मैटर्स को, डस्ट को, गैसेस को कंडेंस करती है। कंडेंस करने से क्या होता है, एक्सप्लोजन होता है, स्टार्स की फॉर्मेशन होती है, लाइट इग्नाइट होती है। पहली बार इस ब्रह्मांड में लाइट जलना शुरू होती है, कुछ चीज़ ग्लो करती है। वो चीज़ ग्लो करती जाती है, फिर उसके बाद उसमें एक्सप्लोजन होता है, सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है, वो फटती है। उसके बाद उससे सन बनता है, प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क्स बनती हैं, प्लैनेट्स बनते हैं। धीरे 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 सारे यूनिवर्स का टेम्परेचर डाउन 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 कम होता चला जाता है। उसके बाद इस दुनिया में लाइफ ओरिजिनेट होती है। अगर ये पूरी दुनिया को तुम 1 घंटा मान लो कि 13.8 बिलियन ईयर्स से पहले, मतलब 13.8 बिलियन ईयर्स से लेकर आज तक ये पूरी दुनिया 1 घंटा है, तो याद रखना कि सिर्फ 3 मिनट का इतिहास इंसानों का है, बाकी 57 मिनट में ये दुनिया खुद बन रही है। और 3 मिनट, लास्ट के 3 मिनट में हम बने हैं और आज हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये दुनिया कैसे बनी और इस दुनिया से हम कैसे बने। तो इसी मोटिव को आगे बढ़ाते हुए हम शुरू करते हैं एग्जाम कोड की ये सीरीज़। और आज हम स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी से। ज्योग्राफी से क्यों स्टार्ट करेंगे, क्योंकि सबसे पहले इस दुनिया में क्या आया होगा, सबसे पहले ये दुनिया खुद आई होगी। और दुनिया कहाँ से आई होगी ये पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले यूनिवर्स की थ्योरीज़ को पढ़ना बहुत ज़रूरी है कि आखिर ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स हुआ कहाँ से। ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स आपने कई बार पढ़ा भी होगा, बिग बैंग भी समझा होगा, कई थ्योरीज़ भी समझी होंगी, लेकिन आज इसको कुछ नए तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि जब कुछ भी नहीं था तो वहाँ से सब कुछ ओरिजिनेट कैसे हुआ होगा। सपोज करो कोई ऐसी जगह, बल्कि जगह भी नहीं है, जब बिग बैंग हो रहा है तो जगह भी नहीं है। स्पेस और टाइम तो बिग बैंग ने क्रिएट किए। बिग बैंग से पहले ना स्पेस था ना टाइम था, अंधेरा था ना रोशनी थी, कुछ भी नहीं था। अब कंप्लीट एब्सेंस कह सकते हैं, शून्यता कह सकते हैं, या सिर्फ एक पॉइंट कह सकते हैं, सिंगुलैरिटी। तो सब कुछ शुरू होता है एक पॉइंट से, जिसे सिंगुलैरिटी कहते हैं। अब सिंगुलैरिटी क्या है, सिंगुलैरिटी एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर फिज़िक्स के, मैथ्स के और साइंस के रूल्स के थ्रू उसको एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं होता। इसीलिए हम कहते हैं कि वहाँ पर इन सब चीज़ों के जो रूल्स होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं। ब्रेक इसलिए हो जाते हैं क्योंकि आप उन्हें रूल्स से डिफ़ाइन नहीं कर सकते। सिंगुलैरिटी एक ऐसी पोजीशन होती है जिसको डिफ़ाइन नहीं किया जा सकता। एक्सट्रीमली हॉट, एक्सट्रीमली डेंस, एक पॉइंट भी नहीं, एक ऐसी स्टेट ऑफ एनर्जी आप कह सकते हैं, एक स्टेट ऑफ एनर्जी है, एक प्रोसेस है, एक सिंगुलैरिटी। जिससे पहले कि हम बिग बैंग की थ्योरी को समझें या ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स की कुछ टेक्निकल टर्म्स या निटी-ग्रिटीज़ को समझें, उससे पहले हम इसकी एक टाइमलाइन को समझने की कोशिश करते हैं। और इस एक इन्फोग्राफ में सारी टाइमलाइन है कि 13.8 बिलियन ईयर्स से लेकर आज तक की प्रोसेस को हम मेजर इवेंट्स में कैसे डिवाइड कर सकते हैं और उन डिवीज़न को कैसे याद कर सकते हैं। सपोज़ ये कोई पॉइंट है सिंगुलैरिटी। अब हम अच्छे से जानते हैं फिज़िक्स और मैथ्स के थ्रू इसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। अब यहाँ से बिग बैंग होना शुरू कैसे हुई होगी। अभी तक हम ये मान के चलते थे कि बिग बैंग एक नए वर्ल्ड की स्टार्टिंग है, लेकिन कुछ रिसेंट एविडेंसेस ये भी कहते हैं कि बिग बैंग जो है वो हो सकता है कि पिछले यूनिवर्स का एंड पॉइंट भी रहा हो। जैसे कि माइथोलॉजीज़ में भी ये मानते हैं कि अंत अस्ति प्रारंभ, मतलब एक चीज़ का अंत ही किसी और चीज़ की शुरुआत होता है। तो ये भी हो सकता है कि ये बिग बैंग किसी और चीज़ का एंड रहा हो और हमारे इस यूनिवर्स का एक स्टार्टिंग पॉइंट रहा हो। तो सपोज कर लेते हैं, जैसे कि हमने कहा कि ये एक सिंगुलैरिटी पॉइंट है। इस सिंगुलैरिटी पॉइंट से क्या हुआ, यूनिवर्स एक्सपांशन होना शुरू हुआ। ये पॉइंट इतना डेंस और हॉट था, यहाँ से इसने एक्सपैंड करना शुरू किया और एक्सपैंड करना शुरू किया। तो एक्सपेंशन होने के बाद क्या हुआ, विद इन फर्स्ट 3 मिनट्स में ही एटम की फॉर्मेशन हो जाती है। फर्स्ट 3 मिनट्स के अंदर ही एटम्स की फॉर्मेशन हो जाती है और उसके बाद से भी ये यूनिवर्स एक्सपैंड करता ही जा रहा है। इसको समझने का सबसे आसान तरीका है
बलून एनालॉजी। अब बलून एनालॉजी क्यों, इसको समझने का सबसे आसान तरीका है या सबसे इजी तरीका है, उसके पीछे का रीज़न है। सपोज़ ये कोई बलून है और इस बलून के ऊपर ये जो डॉट्स हैं ये गैलेक्सीज़ हैं, ये सारे डॉट्स जो हैं ये गैलेक्सीज़ हैं, अलग अलग गैलेक्सीज़ हैं। अब बलून में अगर आप इन्फ्लेट करते जाएंगे, ये बलून अगर इन्फ्लेट करता जाएगा तो क्या होगा, ये एक्सपैंड करेगा। अब एक्सपैंड करेगा तो पहले ये इतना बड़ा था, अब ये इतना बड़ा हो जाएगा। अब ये बलून एक्सपैंड करता जा रहा है, ये बड़ा होता जा रहा है। तो सपोज़ इनके बीच का अगर ये डिस्टेंस x था और अब ये गैलेक्सीज़ इतनी दूर हो गई तो ये डिस्टेंस 2x हो गया। यानी कि जो डिस्टेंस था वो बढ़ता जा रहा है और इसी बढ़ते हुए डिस्टेंस को रेड शिफ्ट कहा जाता है। रेड शिफ्ट क्यों कहा जाता है, जैसे कि हमें अच्छे से पता है, जब भी हम किसी चीज़ को देखते हैं, हम किसी भी चीज़ को कैसे देख पाते हैं, हम किसी चीज़ को तब देख पाते हैं जब लाइट हमारी आंखों से ट्रैवल करती है और उस चीज़ से रिफ्लेक्ट होकर वापस आती है। मतलब आप किसी भी चीज़ को एग्जैक्ट उसी टाइम पर नहीं देख सकते। आप जब भी किसी चीज़ को देखते हैं तो प्रेजेंट में नहीं देखते, ऑब्वियसली पास्ट में देखते हैं, क्योंकि वो लाइट ट्रैवल होकर जब आपकी आंखों पर वापस आ रही है आप तब उस चीज़ को देख पा रहे हैं। लेकिन वो एग्जैक्ट मोमेंट नहीं है, उसके जाने और आने के बीच में कुछ टाइम है। इसी तरीके से गैलेक्सीज़ को भी उनकी दूरी भी एक टाइम है। यानी कि जो गैलेक्सी रेड, आप सोचो एक वाइट लाइट यहाँ से ट्रैवल कर रही है लेकिन वो वापस रेड होके आ रही है, इसका क्या मतलब है, रेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, हमें अच्छे से पता है। तो अगर गैलेक्सी दूर होती जा रहे हैं तो हमें वहाँ पर क्या शो होगा, रेड लाइट शो होगी, इसीलिए हम उसको रेड शिफ्ट कहते हैं। और ये रेड शिफ्ट भी बिग बैंग थ्योरी को सपोर्ट करती है। क्यों सपोर्ट करती है, क्योंकि बिग बैंग थ्योरी भी ये कहती है कि जो यूनिवर्स है उसका धीरे धीरे एक्सपेंशन हो रहा है, यूनिवर्स धीरे धीरे एक्सपैंड हो रहा है, यूनिवर्स का एक्सपेंशन हो रहा है। अब ये हमने बिग बैंग का थोड़ा सा रफ आइडिया लिया है कि कहाँ से स्टार्ट हुआ था और एक्चुअली बिग बैंग के टाइम पे क्या हुआ था और एक्सपेंशन का एक्चुअल मतलब क्या है। जब हम बिग बैंग एक्सपेंशन को देख चुके तो हम एक टाइमलाइन देखते हैं और इसके लिए हम इन्फोग्राफ का यूज़ करेंगे, इस वाले इन्फोग्राफ का यूज़ करेंगे। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग इन्फोग्राफ है। 13.8 बिलियन ईयर्स से लेकर प्रेजेंट डे तक के जो भी कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स रहे हैं आप एक ही मिनट में उसको रिवाइज कर सकते हैं, और इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। किसी भी एग्ज़ाम के लिए रिवीजन इज़ द मस्ट थिंग। और अगर आप एग्ज़ाम नहीं भी दे रहे, जस्ट अ क्यूरियस, उसके लिए भी आप बार बार रिवाइज करेंगे या 4 बार देखेंगे भी तब भी आपको 5वीं बार याद हो जाएगा कि हाँ इसमें ये समझाना है, ये समझ में आ गया मुझे। तो सबसे पहले का जो स्टार्टिंग पॉइंट है 13.8 बिलियन ईयर्स पहले, स्पेस एंड टाइम बिगिन। अब ये चीज़ हमें अच्छे से याद रखनी है कि जो बिग बैंग है वो कोई एक्सप्लोजन नहीं है। क्यों एक्सप्लोजन नहीं है, क्योंकि वो स्पेस में नहीं हो रहा है, उस पर टाइम नहीं है। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि जो बिग बैंग है वो स्पेस में, इट्स नॉट हैपेंड इन स्पेस। स्पेस को क्रिएट किया गया, बिग बैंग के एक्सपेंशन ने स्पेस को क्रिएट किया, बिग बैंग के एक्सपेंशन ने ही टाइम को क्रिएट किया। उस एक्सपेंशन के बाद ही लाइट इग्नाइट हुई। उससे पहले ना डार्कनेस था ना लाइट थी। उससे पहले सिर्फ एक पॉइंट था, एक्सट्रीमली हॉट पॉइंट था, और जो एक स्टेट ऑफ एनर्जी थी जिसको क्या कह रहे थे हम, सिंगुलैरिटी। फर्स्ट पॉइंट बिल्कुल क्लियर है कि इसको क्या कह रहे थे और ये क्या चीज़ है बेसिकली। अब इसके बाद उसकी सेकेंड स्टेज आती है द फर्स्ट लाइट इग्नाइट। इग्नाइट इसके बाद हो रही है, लेकिन यहाँ पर चीज़ें थोड़ी सी बदल रही हैं। एटम्स का फॉर्मेशन हो रहा है, जैसे कि हमें पता है कि विद इन 3 मिनट्स मतलब फर्स्ट जो एटम फॉर्म हुआ था विद इन 3 मिनट्स प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स फॉर्म हो गए थे। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स फॉर्म हो गए थे विद इन 3 मिनट्स, विद इन फर्स्ट 3 मिनट्स। और पहली बार लाइट ट्रैवल कर पाई फ्रीली। तो ये इसकी सेकेंड स्टेज थी, यानी कि सेकेंड इम्पॉर्टेंट इवेंट था। नॉट स्टेज, इट्स जस्ट अ इवेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट इवेंट था। इसके बाद जो थर्ड इम्पॉर्टेंट इवेंट है, वहाँ से लाइट जो है इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करना शुरू की है। जो थर्ड इवेंट है, ग्रेविटी पुल्ड गैस टुगेदर। अगर आपसे कोई पूछे कि इस यूनिवर्स को किसने बनाया है, तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट आंसर यही होगा कि इस यूनिवर्स को ग्रेविटी ने बनाया है। ये सुनने में बड़ा अजीब लगेगा, बट एक्चुअली ग्रेविटी वो फोर्स है जिसने इस यूनिवर्स को क्रिएट किया है, या यूनिवर्स के क्रिएशन में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है ग्रेविटी ने। क्यों इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है ग्रेविटी ने?
क्योंकि जो मैटर था या जो भी गैस क्लाउड थे, डस्ट क्लाउड था, एनर्जी थी, वो सब स्कैटर्ड थी। ग्रेविटी ने उसको टुगेदर पुल किया, फिर स्टार्स का फॉर्मेशन हुआ, स्टार्स से हैवी एलिमेंट्स का फॉर्मेशन हुआ, उससे सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन हुआ, उसके एक्सप्लोजन से फिर और हैवी एलिमेंट्स का फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद ये सारे प्लैनेट्स बने, एस्टेरॉइड्स बने, मेटेरॉइड्स बने, और इन सब के जो बेसिक फोर्स रही है इन सबको कराने के लिए वो ग्रेविटी रही है। क्वांटम में आप जाएंगे तो चीज़ें थोड़ी सी चेंज हो जाती हैं, लेकिन हम अभी बेसिक चीज़ की बात कर रहे हैं, एग्जाम पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं। अगर आप क्वांटम में जाएंगे तो चीज़ें वहाँ फील्ड्स के फॉर्म में हो जाती हैं, स्ट्रिंग थ्योरी के फॉर्म में जाती है, वहाँ पर चीज़ें काफ़ी अलग है, उस पर किसी और दिन बात करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं जीएस के बारे में, और जो बेसिक बात है। तो ग्रेविटी ने क्या किया, गैस टुगेदर। ग्रेविटी ने, अब सपोज इसको समझने के लिए ऐसे समझिए, यहाँ पर कुछ स्कैटर्ड है, बिल्कुल स्कैटर्ड है, स्पेस स्कैटर्ड, एक्सपेंशन हो रहा है, सब चीज़ें स्कैटर्ड है। लेकिन जो ग्रेविटी है, ग्रेविटी ने चीज़ों को पुल करना स्टार्ट किया। सब चीज़ें स्कैटर्ड हैं, ग्रेविटी ने उसको पुल करना स्टार्ट किया, और फिर वो धीरे धीरे कंडेंस होके कुछ जो इतने स्कैटर्ड थी वो कुछ ऐसे हो गई, और उसने फॉर्म लेना शुरू किया, और वहीं से स्टार्स की फॉर्मेशन हुई। और जब स्टार्स की फॉर्मेशन हुई तो क्या हुआ, डार्क एज ख़त्म हुई। मतलब उससे पहले तो रोशनी का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। जब ग्रेविटी ने डस्ट को, गैस को कंडेंस करना शुरू किया, तब वहाँ से डार्क एज का एंड हुआ, मतलब स्टार इग्नाइट हुआ पहली बार। तो ये इसकी थर्ड इम्पॉर्टेंट स्टेज थी। इसके बाद उसकी फोर्थ इम्पॉर्टेंट स्टेज आती है। फोर्थ स्टेज है जब हैवी एलिमेंट्स का फॉर्मेशन होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, ग्रेविटी ने जो गैस था, डस्ट था, उसको पुल किया तो उससे क्या हुआ, फिर वो जब कंडेंस हो गया, फिर उनमें एक्सप्लोजन हुआ। ऑब्वियसली बात है, जब कोई चीज़ कंडेंस होगी तो उसके बाद उसमें एक्सप्लोजन होगा। जब एक्सप्लोजन होगा तो वहाँ से एलिमेंट्स का फॉर्मेशन हुआ, हैवी एलिमेंट्स का फॉर्मेशन हुआ। और वहीं यहाँ पर हम देख पा रहे हैं जैसे प्रोड्यूस्ड, फिर उसके बाद उन्होंने ऑक्सीजन प्रोड्यूस की, कार्बन प्रोड्यूस की, आयरन प्रोड्यूस किया, और बहुत सारे हैवी एलिमेंट्स को प्रोड्यूस किया। और इस एक्सप्लोजन को हमने क्या माना है, सुपरनोवा एक्सप्लोजन। और कहने की बात ही नहीं, जो सोलर सिस्टम है, जो सन है, वो भी सुपरनोवा एक्सप्लोजन का ही रिजल्ट है। वो भी इसी तरीके से फॉर्म हुआ है, और उसके फॉर्मेशन के बाद जो प्रोटोप्लानेटरी डिस्क्स हैं, जो प्लैनेट्स हैं, वो भी इसी एक्सप्लोजन की वजह से क्रिएट हुए हैं। इसके बाद जो फॉर्मेशन आती है, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि क्या हो रहा है। अब स्टार्टिंग से अगर मैं फिर से आपको एक बार रिवाइज कराऊँ तो बिग बैंग हो रहा है। बिग बैंग से स्पेस एक्सपैंड हो रहा है, कुछ दिनों तक एटम फॉर्म, मतलब कुछ टाइम के बाद एटम फॉर्मेशन होती है। उसके बाद जो ग्रेविटी होती है वो डस्ट को, मैटर को कंडेंस करती है। उसके बाद एक्सप्लोजन, स्टार की फॉर्मेशन होती है, फिर उसमें सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है। और सुपरनोवा एक्सप्लोजन के बाद क्या होता है, सुपरनोवा एक्सप्लोजन के बाद गैस क्लाउड फॉर्म्ड द सन एंड द मोल्टन प्लैनेट। जैसे प्रोटोप्लानेटरी डिस्क बनती है, सन बनता है, उसकी ग्रेविटी फोर्स की वजह से डिस्क बनती है जिसमें प्लैनेट्स घूमते हैं, और बाकी जो चीज़ें होती है उससे प्लैनेट्स क्रिएट होते हैं, जैसे इनर प्लैनेट्स, आउटर प्लैनेट्स। ये सब सुपरनोवा एक्सप्लोजन का ही रिजल्ट है। अब जब सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है तभी हैवी एलिमेंट्स भी फॉर्मेशन होती है, कार्बन, ऑक्सीजन, आयरन, और ये सुपरनोवा एक्सप्लोजन के थ्रू ही फॉर्म होते हैं। और इसी से प्लैनेट्स बने, और इसी से हम भी बने, इसी से लाइफ बने। क्योंकि हम किस चीज़ से बने, कार्बन, ऑक्सीजन, आयरन, इन्हीं सब चीज़ों से बने। और स्टार के सुपरनोवा एक्सप्लोजन से ही ये सारी चीज़ें अपने एग्जिस्टेंस में आई हैं। सुपरनोवा एक्सप्लोजन से ही हैवी एलिमेंट्स फॉर्म होता है। गोल्ड, सिल्वर, यूरेनियम, ये सब कहाँ से आया, यूनिवर्स में कहाँ से आई ये सब चीज़ें, ये सारी चीज़ें सुपरनोवा एक्सप्लोजन से एलिमेंट के फॉर्म में आई हैं। तो वी आर मेड ऑफ स्टार डस्ट। कार्ल सैगन का ये स्टेटमेंट ऐसे ही नहीं है, ये काफ़ी डीप स्टेटमेंट है कि हम भी स्टार डस्ट हैं। क्यों स्टार डस्ट हैं, क्योंकि हम भी उसी से बने हैं। अब फिर वही बात है, क्वांटम में चीज़ें चेंज हो जाती हैं, वहाँ पर बोलेंगे कि फील्ड से बने हैं, स्ट्रिंग थ्योरी, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें, बट हम यहाँ बेसिक बात कर रहे हैं।